आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। एक ऐसा वक्त जब लंबे इंतजार के बाद वैक्सीन आ गई है, वहीं जिन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली है उनका टकराव देखने को मिल रहा है। कौन सी वैक्सीन कितनी कामयाब होगी और इस नए स्ट्रेन से कैसे निपटेगी, किसकी वैक्सीन कितनी बेहतर है, ऐसे ही सवाल हर रोज सामने आ रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में एक बार फिर नए स्ट्रेन की वजह से लॉकडाउन देखने के लिए मिल रहा है। चाहे जो हो, इन सब के बीच जिंदगी तो चलती ही रहेगी। तो आइए एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं अपने साथ आज जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ है सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, माउंटेनियर पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा। आपने एक भयानक हादसे में एक पैर खो दिया था, बावजूद इसके आज दुनिया के लिए वो एक मिसाल है। और हैदराबाद से जुड़े हैं मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर महेश्वरी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जैसे वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है तो डॉक्टर्स का इसमें क्या रिएक्शन है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं कहूंगी, ज्यादातर जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो इस वक्त काफी खुश है और गर्व महसूस कर रही है कि भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन इजाद कर ली है और जल्द ही वो लोगों तक पहुंचनी भी शुरू होगी। वहीं कुछ लोगों ने विवाद इस बात पे खड़ा करा है कि डीसीजीआई ने जल्दबाजी में अप्रूवल दिया है, लेकिन अगर हम समझें तो डीसीजीआई ने खास तौर से ऐसा कुछ भी, जो उनका प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर से ये बात बोली है कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल इस वैक्सीन को दिया जा रहा है, यानी कि वैक्सीन को कंडीशंस के ऊपर कंडीशंस लगाई गई हैं उनके ऊपर, जिसके तहत उनको ये अप्रूवल दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात को निर्धारित किया है कि अभी इस वैक्सीन का लिमिटेड यूज ही हो सकेगा, यानी कि केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसका वितरण होगा, कहीं भी कंपनी इसे अभी मार्केट में नहीं ला सकती। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि इसमें 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए ही ये वैक्सीन होगी। तीसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि अभी जिन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी उनको कंपनी का उन सभी लोगों का स्ट्रिक्ट निरीक्षण करना होगा और हर 15 दिन पर उनका जो डेटा है, सेफ्टी प्रोफाइल है, वो कंपनी को डीसीजीआई को सबमिट करना होगा आने वाले 2 महीनों तक, और उसके बाद हर महीने उनको ये डेटा देना होगा। तो कंपनी को पूरा ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया गया है क्योंकि अभी फेज 3 ट्रायल उनके नतीजे पूर्ण तरह से सामने नहीं आए, लेकिन जितना उनका डेटा था उसको देखते हुए उनको ये स्वीकृति मिली है। डॉक्टर स्वाति, लेकिन जो सवाल इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि वो बिल्कुल गैर वाजिब नहीं है? क्योंकि जो बातें ट्रायल के फेज में होनी चाहिए, ये एक बार वैक्सीन लोगों को दी जाएगी और वही ट्रायल वाली पूरी जो प्रोसेस है तकरीबन वही अपनाई जाएगी इसके बाद भी। तो बात तो सही साबित हो रही है कि शायद पूरी तरीके से ट्रायल हुआ नहीं और उसको परमिशन मिली है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब ट्रायल होता है, फेज 3 ट्रायल में ऑलरेडी 22,500 लोगों का डेटा सबमिट कर चुकी है। अब उन्होंने बोला था कि हम टोटल 28,500 लोगों का करेंगे, तो अभी कुछ लोगों का डेटा रह गया। वहीं अगर आप अब जो हमारी CDSCO की जो 2019 की गाइडलाइंस हैं, अगर आप उन्हें उठा करके देखें तो साफ तौर से उस पर कहा गया है कि आप एनिमल स्टडीज को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका सेफ प्लेटफॉर्म है और पहले से टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम फेज 2 स्टडी के डेटा के बिना पर ये इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं अगर हमें लगता है कि फेज 2 के जो डेटा है वो रिलायबल है और आप ऐसी बीमारी के लिए वैक्सीन बना रहे हैं जो कि विश्व में इस वक्त महामारी फैलाई हुई है। तो बेनिफिट टू रिस्क रेशियो का जिक्र CDSCO की गाइडलाइंस में भी आया है। उन्होंने बोला है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी वैक्सीन को देने से हम एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं तो हम ऐसे में उसे इमरजेंसी अप्रूवल देंगे, और ये सभी बातें हमारी गाइडलाइंस में साफ तौर से लिखी गई हैं। और वहीं अगर आप FDA की भी गाइडलाइंस देखें तो उसमें भी उन्होंने ये बात बोली है कि अगर कोई वैक्सीन 50% से ज्यादा एफिकेशियस है और वो ऐसी बीमारी के लिए बनाई जा रही है जो कि विश्व में इस वक्त कहर ढाई हुई है, तो हम उसको इमरजेंसी अप्रूवल देंगे। तो गाइडलाइंस में बहुत साफ ये शब्द लिखे गए हैं, उसमें बताया गया है, और उन्हीं का हवाला देते हुए, और देखिए याद रखिए कि जब भी आपको इस तरह की कोई स्वीकृति मिलती है तो वो जो स्वीकृति है, वो जो एक्सपर्ट पैनल है जो इसको स्वीकृति देता है, वो थर्ड पार्टी है, न्यूट्रल पार्टी है, वो किसी भी कंपनी से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। और उस एक्सपर्ट पैनल पे जो लोग बैठते हैं वो डॉक्टर्स ही हैं,
वो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ही है, जिनको सब कुछ वैक्सीन के बारे में मालूम है, जो इतने सालों से वैक्सीन का आकलन करते आए। तो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा हम सभी लोगों को होना चाहिए कि उन्होंने सारे डेटे को अच्छे से आकलन किया है और उसके बाद इस निर्णय पर वो पहुंचे हैं। तो ये मानकर चले कि एक रिस्क तो है, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क है, और अगर इसका कोई एडवर्स कोई इफेक्ट आता है तो उसको कंटेन करने के लिए, मुकाबला करने के लिए एक प्लान बी भी तैयार जरूर होगा कंपनी के पास भी, और DCGI ने परमिशन दिया उनके पास भी। जी अभय जी, मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगी। देखिए, जितने भी लोग इस वक्त आपत्ति उठा रहे हैं DCGI के अप्रूवल पर, वो साफ तौर से यह बात बोल रहे हैं कि हमें इसकी सेफ्टी से कोई कंसर्न नहीं है, हम सेफ्टी पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एफिकेसी पर प्रश्न उठा रहे हैं, और जहां तक बात एफिकेसी की है, वो भी फेज 2 और फेज 1 ट्रायल में बहुत अच्छे से सुनिश्चित हुई है और साफ दिख रही है, और अभी तक जो इंटरिम डेटा दिया गया है उसके बेसिस पर भी दिख रही है। और वहीं WHO ने भी, अगर आपको याद हो तो, ये बयान दिया था कि अगर कोई भी वैक्सीन 50% से ज्यादा एफिकेसी दिखाएगी तो हम उसको अप्रूवल देंगे। चलिए, मैं समझता हूँ जो लोग ये देख रहे होंगे उनके मन में अगर कहीं भी इन वैक्सीन पर चल रही डिबेट के पीछे कोई कंफ्यूजन हो, तो डॉक्टर स्वाति ने जो कुछ बताया उसे बिल्कुल साफ हो गया हुआ। तरन्नुम, क्यों नहीं अब थोड़ा बात करें हम अरुणिमा से। हम अरुणिमा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और हम सभी इनको जानते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और ऐसे वक्त में जो पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि ये जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त है, तो अरुणिमा जी से हम उनकी बात करवाएंगे और वो बताएंगे कि इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त उन्होंने देखा है। अरुणिमा जी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो मुश्किल वक्त है, आपने इससे भी ज्यादा कहीं मुश्किल वक्त देखा है, तो कैसे देख रही हैं इस दौर को आप? एक्चुअली देखिए, ये जिंदगी का उतार चढ़ाव है, कुछ न कुछ तो आता ही रहता है। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो पहले भी बहुत सारी चीजें आई हैं, कहीं नहीं, चाहे वो अपने घर से रिलेटेड, आप पर्सनल अगर रिलेट करके देखते हैं, पर्सनल चीजें भी आती हैं इंसान के जीवन में। और अभी ये तो पूरे विश्व का है रूप, लेकिन हर वो इंसान अगर सेफ्टी की दृष्टि से रख करके, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, या फिर कहते हैं कुछ समय के लिए आप रोक सकते हैं, अब बहुत हो चुका है। अपने आप को जो भी गाइडलाइंस बताई गई है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते, कहते कुछ दूरी बनाकर, कहे कुछ 2 गज दूरी और सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो कुछ 2 गज दूरी, मास्क लगा के, पूरा सैनिटाइजर का यूज करके, और लगातार अगर आप अपने काम को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये समय भी, ये कुछ समय का है, ये भी कट जाएगा। अभी अगर हमारी बात करें, हम स्पोर्ट्स पर्सन सभी स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ टाइम के लिए रुके थे, सारे स्टेडियम और सब कुछ बंद था, लेकिन आज की डेट में सब खुल गया है और हम मास्क लगा के जाते हैं, सैनिटाइजर अपने अपने बैग में रखते हैं, या फिर कह सकते हैं अपनी जेब में रखते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी जरूरत पड़ी है, कुछ भी छुआ तो हम सैनिटाइजर से यूज करते हैं। और कहते हैं ना, रुकने के नाम ही नहीं है, कुछ न कुछ ये चलता ही रहेगा कभी ये, और बहुत बड़ी बात नहीं है ये। कुछ समय अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो ये कोरोना भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका, ये कोविड-19 भी कुछ नहीं कर। हमारे डॉक्टर्स अभी हम सुन ही रहे थे, लगातार कुछ न कुछ किया जा रहा है, तो वैक्सीन आ ही चुका है। जैसे विश्वास रखने की बात अभी डॉक्टर मैडम कह रही थी, निश्चित तौर पे आप उन पे विश्वास रखें, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को। तो कहीं ना कहीं अगर हम जिस सीधी सी बात है, जिस चीज को अगर अभी हम नहीं जानते, अगर वो पूरी परीक्षण करके अगर वो चीजें आ रही हैं, तो कुछ और आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं ऑप्शन है तो आप विश्वास करिए और फिर लगवाइए और आगे बढ़िए। अरुणिमा, आपने दृढ़ इच्छा शक्ति की बात की, और इस दौर में हमने देखा है और कई बार हमने इसी शो में डिस्कस भी किया है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है उनमें, लेकिन आपने तो एक ऐसा लंबा दौर देखा है, और इनफैक्ट आपके वीडियोस को, आपकी कहानी को पर्सनली मैं कम से कम 100 बार देख चुका हूं, और हर बार मतलब एनर्जी मेरी दुगनी चौगुनी हो जाती है जब आपके वीडियोस में देखता हूं। तो आप जो है मैं चाहता हूं कि ये लोगों को बताएं कि ये इसको मेंटेन कैसे करते हैं, इस हौसले को, इस जज्बे को, ये मानते हुए कि अगर एक चीज़ हमारी चली जाती है तो हज़ारों हमारे अंदर ऐसी खूबियाँ हैं जिनको पहले हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर होती है, जैसे आपने वो कर दिखाया है। देखिए, जाहिर सी बात है, जस्ट अगर आप ये अभी आप ये सोच रहे हैं कि आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे। यकीन मानिए, एक बहुत अच्छा समय मिला है आपको अपने आप को ग्रो करने का, अच्छी किताबें पढ़ने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को समझने का ये समय मिला है कि आप अकेले करें। 2 तरीके के लोग, एक होते हैं अकेले
अकेलेपन को बोरियत समझती हैं, और एक ऐसे होते हैं उस अकेलेपन को बहुत, कहते हैं ना, मेडिटेशन, कुछ अच्छा अलग ज्ञान अपने आप में इकट्ठा करने का ये मौका है आपको। यकीन मानिए, आप इस सिचुएशन को अगर आप पॉजिटिव रूप में देखते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगी, और आगे चल के यही चीजें आप पूरी दुनिया को फिर बता सकते हैं। अगर आप शायद मुझे जानते हैं, जब स्टार्टिंग दौर में जैसे आपने बताया कि आप वीडियोज देखे हैं मेरा, तो आपने एक चीजें नोट की, मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी, उस दौरान उस सिचुएशन में मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि मुझे माउंटेनिंग करना है। स्टार्टिंग दौर में लोग जो मुझे पागल बोलते थे, लोग अरुणिमा तो पागल है, नहीं कर सकती है, लेकिन ठीक है, आपको हो सकता है जब आप कुछ अलग करने की सोच रहे हो या फिर अकेले बैठ के कुछ सोच रहे हो या पढ़ रहे हो, तो लोग आपको पागल बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उस लेवल की बातें वो सोच ही नहीं पाते हैं। आप उस दौरान, लेकिन जब वो आप इतिहास रच देते हो, अगर आप किताब भी उठा के, हिस्ट्री उठा करके देखें, जब जब जिस पर ये सवाल हंसा है उसी ने इतिहास भी रचा है। तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, और मेडिटेशन घर में ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारी ऐसी चीजें घर में बैठकर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और आपने बिल्कुल अरुणिमा जी, जी जी बिल्कुल अरुणिमा जी, हम हमेशा देखते रहते हैं आप भी कुछ ना कुछ नया करती ही रहती है, और पिछला साल जो रहा इसमें सभी लोगों को घर पर रहना पड़ा, घर से काम करना पड़ा। एज अ स्पोर्ट पर्सन आपने क्या किया, घर में कैसे वक्त काटा, क्या नया किया, क्या ऐसी चीजें की जो आपने कभी नहीं की थी या करना चाहती थी, वक्त नहीं मिलता था, वो आपने की? अभी सबसे मेरे लिए तो बहुत अच्छी था कि मैं अपने घर में आप सबसे बात कर पा रही थी, इवन उन लोगों के लिए मैं कुछ बना पा रही थी। वैसे तो पहले समय ही नहीं मिलता था कभी कुछ खाना बनाने के लिए, कुछ नए नए। इवन गार्डनिंग मेरा फेवरेट है कि मैं बहुत पौधे लगाती हूँ। इवन मेरे पूरे घर में कहीं ना कहीं कुछ पूरे पौधे लगे, उनसे बैठ करके बात करने का मुझे मौका मिला है। और वो चीजें जो शायद हम बचपन में खेलते थे, वो सारी चीजें अभी एक समय बढ़ गया था कि समय टाइम ही नहीं मिलता था लोगों को। अब एक साथ हम घर में बैठ के आराम से एक साथ खेल रहे थे। अपने कहते ना, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको समय दे पा रहे थे। मेरे लिए बहुत अच्छा समय, यकीन मानिए। ठीक है, परेशानियां थी सबके जीवन में, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय था कि मैं अपने बड़े बूढ़ों को, जो हमारे कहते हैं ना दादी नानी थे, उनको बैठ करके, उनके साथ बैठ करके, क्योंकि कभी मौका नहीं मिलता बैठने का, और शायद आप लोग भी होंगे कि नहीं दे पाते हैं टाइम उनको, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचता है। और उनके साथ बैठ के, उनके बेड के पास बैठ के जब बातें करते तो यकीन मानिए वो पल ही अलग था। बहुत, वो कितना खुश होते हैं कि हम एटलीस्ट हमारे बच्चे हमको टाइम दे रहे हैं, बहुत खुश होते थे वो लोग। और गार्डनिंग की अगर मैं बात करूँ तो कि पूरी गार्डनिंग मैं खुद ही करती हूँ, और पूरा मौका मिला उसमें कि मैं उन पेड़ों के साथ, उस पौधों के साथ में बात कर पाऊँ। और छोटी छोटी, जैसे मैंने खेल का बताया कि वो सारी चीजें जैसे बचपन में छोड़ दिया था, वो सारी चीजें अभी हमने खेली है इस लॉकडाउन के दौरान। खाना बना करके देना, अलग अलग चीजें, नई रेसिपी ट्राई करना, और किताब जो पढ़ने का है कि नई नई किताबें पढ़ना। अभी कलाम सर, स्वामी विवेकानंद जी की स्पिरिचुअल गुरु है मेरे, तो मैं उनकी किताबें पढ़ती रहती हूँ। बहुत समय मुझे मिला किताबें भी पढ़ने का। अरुणिमा, आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो कुछ भी आपने कर दिखाया है, आप हमेशा विवेकानंद के पूरे साहित्य का और स्वामी विवेकानंद का आप नाम लेती हैं। और इसी में एक और वाक़या आपका याद आ रहा है मुझको, जिसमें आपने बताया था कि जब आप एवरेस्ट को फतह कर रही थी, शायद ऊपर पहुंचकर भी एक अलग तरीके की परेशानी आपके सामने आ गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था, कुछ ऐसा एक वाक़या हुआ था आपके साथ। जी, वो जरा आप बताइए कैसे था, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही, जो आम आदमी है उसके लिए तो सुनना बहुत ही रोचक रहेगा, और उसके लिए बहुत एनर्जी बढ़ाने वाला वाक़या होगा। कह सकते हैं कि हर बार हर माउंटेन पे, हर एक स्टेज पे, एवरेस्ट में हो या फिर एवरी माउंटेन इज डिफरेंट। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स में, सातों में बहुत अलग अलग चैलेंजेस था। अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं, साउथ समिट हिलेरी स्टेप की था, और शेरपा अचानक बहुत दूर नहीं रह जाता वहां से समिट, और शेरपा मुझसे कह रहा है कि रिमा वापस चलो, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। बहुत ऐसे, क्योंकि होता क्या है माउंटेन पे, खास करके एवरेस्ट पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, मतलब एक ना के बराबर हो जाता है। तो एक तो सांस नहीं ले पाते, बॉडी फ्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर आप रुक जाते हैं, जब हम चलते रहते हैं तो बॉडी वार्म अप रहती है, थोड़ा गर्म रहता है। जैसे ही हम रुकते हैं थोड़ी देर बाद पैर की उंगलियां जमना शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिए, मेरा एक पैर है, एक पैर नहीं है,
तो मेरे एक पैर ना होने का कभी कभी मुझे फायदा भी मिलता है, क्योंकि मुझे आराम से विंड उसमें क्रॉस होती है, ठंड नहीं लगती है। जस्ट टेक पॉजिटिव, मैंने उसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से लिया है। उसमें बिल्कुल ठंड नहीं, तो मुझे एक ही पैर की उंगलियों को मूव करना होता था। तो शेरपा फिर भी मुझे कह रहा है अरुणिमा वापस चलेगी, तो मैं बड़ा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हाई प्रेशर पे, जैसे अभी हम कोविड को लेकर के, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, परेशान हो गए हैं घर में बैठे बैठे, या शायद अपना काम नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं, इन तक बहुत सारी कारणों को लेकर के ऊपर सेम एवरेस्ट पे है कि इतना प्रेशर होता है माइंड पे। एक तो पूरे देश का प्रेशर होता है कि भाई मैं उस देश के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसी तरीके से अपने कंट्री का, और फिर अपने टारगेट का प्रेशर होता है कि करना ही करना है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और ठंड इतनी एक्सट्रीम होती, विंड इतनी तेज होती है। तो शेर उस बीच अगर कोई बोलता है कि वापस चलो, दोबारा ट्राई करना, यकीन मानिए बहुत गुस्सा आता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, और शेरपा मुझे कह रहा कि अरुणिमा वापस चल। मैंने बोला कि क्यों वापस जाए, सामने एवरेस्ट है और मेन समिट सामने दिख रहा है, लेकिन वॉक करके जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर सीधा देखा जाए तो अच्छा सनलाइट है, दिख रहा है, पीक दिख रही, लोग नॉर्थ साइड से आके अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे। मुझे लग रहा है कि मुझे बोल रहा वापस चलो क्यों। शेरपा को बोला कि आप कहते हैं ना, डिसीजन लेना, उस समय डिसीजन लेने होते हैं। जैसे अभी है डिसीजन लेने का कि ठीक है चलता रहेगा ये सब, लेकिन हमें अपने टारगेट को पहुंचना ही पहुंचना है, सेफ्टी को लेकर के साथ में। हमें माउंटेन में सबसे पहले सेफ्टी देखी जाती है। सेफ्टी को लेकर के मैंने शेरपा को बोला कि ठीक है, जाना चाहते तो जाना जाओ, नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगा रिकॉर्ड इंडिया के नाम का। और जबकि मेरा ऑक्सीजन एकदम ब्लिंक कर रहा था, सिर्फ करीब 1.5 घंटे 2 घंटे का ही ऑक्सीजन था उसमें, और मैं टॉप पर नीचे जाने की वजह, सिर्फ कहते ना, एक आपका एक कदम, आज आज मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ क्योंकि एवरेस्ट लाइन, एक कदम अगर मैं पीछे हुई तो शायद मैं होती ही नहीं बात करने लगा। और एक कदम मैंने आगे लिया है, और दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक 8848 की हाइट पे मैं एवरेस्ट पर थी 2 घंटे बाद। और वो कहते ना, वो पल ही अलग था, दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाने का मन करता है, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। तरन्नुम, इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, लगता है कॉलर फोन लाइन पर मौजूद नहीं है। जी जी, अरुणिमा जी, जैसे आप बता रही हैं कि आप जब चोटी पे पहुंची तो वहां पर खड़े होकर आप इतना कुछ आपने अचीव कर लिया एकदम से, और आप चाहती तो पीछे भी हट सकती थी। जैसे आपने बताया ऑक्सीजन सिलेंडर आपका खत्म हो रहा था और थोड़ा कुछ ही घंटों के लिए था, तो आप वापस कैसे आई? फिर वापसी में कैसे अरेंज किया आपने ऑक्सीजन सिलेंडर? मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, और वहाँ की जो भी कहते हैं ना कि नॉर्थ साइड से कुछ, यानी कि चाइना नॉर्थ साइड से कुछ लोग क्लाइम कर रहे थे अपना नेशनल फ्लैग के प्रति, वो फीलिंग से अलग होती है जब आप ऐसी चैलेंजेस वाली जगह पे, ऐसे देश को रिप्रेजेंट वाली जगह पे जब होते हैं, तो अलग ही फीलिंग्स आती है। मेरा मन कर रहा था ट्रियो कलर अपना सबसे ऊपर कर दूं कि किसी और का फ्लैग दिखाई ना दे अपना, ऐसी फीलिंग्स आती है। वैसे भी हाई एल्टीट्यूड पे फीलिंग से अलग ही आती है। खैर, सबमिट हुआ है, और फिर मैं नीचे भागना शुरू, शेरपा ने कहा मैं नीचे चल, तभी कुछ हो पाएगा, यहाँ कुछ नहीं। तो मैं 10-20 कदम ही चली थी और मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। मैंने वो तरन्नुम, मैं आपको बताऊं कि मैंने वो तड़प भी महसूस की है कि एक इंसान कैसे बिना ऑक्सीजन के तड़पता है। मैं नीचे गिर गई हूँ, और व्हाइट चादर यानी कि व्हाइट स्नो था, और वैसे मैं नीचे सांस स्नो में मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि वो तड़प खत्म हो जाए, लेकिन कैसे पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं था, वो स्नो थोड़ी ऑक्सीजन दे देगा। मैं कभी कभी ये भी कोशिश कर रही थी कि शेरपा अपना ऑक्सीजन दे दे, लेकिन वो देता तो वो मर जाता। मैं हाथों से प्रेस करके बॉडी को पुल करके मैं ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कितनी देर तक मैं नहीं चल सकती थी। थोड़ी देर बाद 10:55 पे मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था, सुबह के 21 मई 2013 को। 11 बजे के बाद अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता तो उसको सुसाइड अटैक बोलते हैं। तो 6-7 मिनट में टॉप पर थी, और एकदम वेदर खराब होना शुरू हो चुका था, विंड भी थी, स्नो बड़े बड़े कॉटन जैसे गिरने शुरू हो गए थे, और तब लगा कि शायद नहीं मैं नीचे जा पाऊं। मैंने शेरपा को बोला कि आप ठीक है आप जाओ, एक बार मैंने भी बोला कि जाओ,
लेकिन कहते हैं ना कि आप कॉन्सेप्ट जो था मेरा रेलवे ट्रैक पे एकदम क्लियर हो चुका था कि इतना भीषण एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर ऊपर वाले ने मुझे बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया। यकीन मानिए एक टाइम तो मैंने खुद गिव अप कर दिया था, लेकिन दूसरे टाइम मेरा दिमाग जब ये काम किया है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ है, मैंने उसी समय मैं खड़ी हुई हूँ और थोड़ा सा नीचे चलने की कोशिश, उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है जिसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर। जनरली सबके पास 2 होता है, एक जाने के एक वापस आने को। मेरे पास दोनों मैंने जाते वक्त ही लगा दी क्योंकि मैं स्लो थी, एक नॉर्मल इंसान से स्लो चल रही थी। और उस ब्रिटिशर ने जब फेंका है और एक को मैंने लगाया है और फिर नीचे भागना शुरू किया। अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लक, भाग्य, किस्मत या कुछ भी, लेकिन मैं अगर मेरी बात करें तो मैं लक, भाग्य, किस्मत को नहीं मानती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपके मजबूत इरादे ही थे जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया और आप वहां से कामयाब होकर लौटी और पूरी दुनिया में आपने अपने नाम का परचम लहराया और आज आप मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। कहते हैं ना कि आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ ही आपका भाग्य लिखता है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रही, लेकिन आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ, अगर मैं ये सोच लेती कि मेरे पास अब ऑक्सीजन केवल 2 घंटे का बचा है और मैं वापस चली जाऊं, यकीन मानिए आज मैं आपके साथ अरुणिमा जी आपके पास लौटेंगे एक बार फिर से। कहानी हमारी जारी रहेगी। एक कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं। जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, कोई प्रॉब्लम है मुझे, घर में थोड़ा सा हालात घर के ठीक नहीं है, थोड़ा कमजोर हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल करिए। अगर आपको कोरोना से संबंधित कोई सवाल है तो जरूर पूछें। नहीं, कोरोना से संबंधित नहीं है, ऐसे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं, कर्जा वर्जा चढ़ा है, तो डॉक्टर साहब से चलिए ठीक है, उसके लिए और भी दीगर फोरम्स हैं, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति, जो अभी अरुणिमा जी बता रही थी, ऑक्सीजन की बात कर रही थी, तो हम मान कर चलें कि पूरी दुनिया जिस खतरे में है उसमें वैक्सीन का आना एक उसी फ्रेश ऑक्सीजन की तरह माने इसको। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे अभी अरुणिमा जी ने सुनाया, मुझे लगता है वो बिल्कुल यही कह रही थी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कितना अच्छा संदेश उन्होंने लोगों को दिया और किस तरह से उन्होंने लोगों को उत्साहित किया, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में यही भावना होती है कि जिसके पास सब कुछ है, सामर्थ्य है, वही कुछ करके दिखा सकता है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि कैसे सब कुछ ना होते हुए भी अगर हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से वैक्सीन की बात अगर हम करें तो इतिहास में पहले कभी भी इतनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है। पहले भी विश्व में महामारियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीन का इलाज नहीं कर पाए। अब देखिए अगर आप, तो मात्र 11 से 12 महीने के अंदर हमारे पास आज एक वैक्सीन तैयार है। ये भी अपने आप में मानव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें इसका खुलकर स्वागत करना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं, जो उसके पीछे सब लोग जुड़े हुए हैं, वो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है। वो ऐसे लोग हैं जो निरंतर सालों से, दशकों से इसी काम में लगे हुए हैं, जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और पहले भी कई बीमारियों के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई है, उन बीमारियों से हमें निजात दिलाई है। तो आज फिर जब उन्होंने ये कोशिश करी है, पहल करी है कि मानवता को जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्ति मिल सके, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और ना कि हम उसको विवादों में घेरें, राजनीति में घेरें और हम जो इतनी बड़ी उपलब्धि है उसे एक छोटी सी उपलब्धि बनाकर छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और समझना चाहिए कि देखिए, मानव ही है जो कोरोना से इस वक्त लड़ रहा है और मानव ही है जो इस वक्त वैक्सीन बना रहा है। तो हमारी जितनी कैपेसिटी है, हम जितना जानते हैं, जितनी हमारी नॉलेज है, उसका पूरा उपयोग करते हुए ये वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग भी वैक्सीन बना रहे हैं, कहीं भी उनकी मंशा ये नहीं है कि किसी को भी उनकी वैक्सीन से नुकसान हो या किसी भी एक व्यक्ति की जान जाए इस वैक्सीन की वजह से। हर कोई वैक्सीन के पहल में इसलिए जुटा हुआ है क्योंकि वो विश्व में जो हम कोरोना से
मौतें देख रहे हैं उनको हम रोक सके, उन पर हम एक लगाम लगा सके, ये प्रयास है। इसलिए हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें समझना चाहिए, स्थिति की नाजुकता को समझना चाहिए कि किस तरह से विश्व में इतने करोड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और अगर अभी आप अमेरिका, यूरोप की हालत देखें तो वहां अभी भी बहुत बुरा मंजर है। वहां लगातार लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, मृत्यु दर इतना ज्यादा है। भारत में एक अच्छी बात यह है कि हमने समय से स्टेप्स उठाए हैं और लोगों ने पूरा योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम कोरोना को काफी हद तक सीमित कर पाए। लेकिन तो ये सीमित तभी रह डॉक्टर पाएगा। स्वाति, क्या ये मानकर चले कि वैक्सीन आने के बाद 2021 जब जाएगा तो जाते जाते ये मास्क वाला जो हमारा रूप है इसको ले जाएगा और एक बार फिर से बिना मास्क के हम 2022 में जा सकेंगे? बिल्कुल, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वैक्सीन जैसे जैसे लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को एक तरह से समाज में हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है, जिसे हम सामूहिक इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि हमारी 60 से 70% जनता को अगर हमने वैक्सीन दे दी है या उनको स्वाभाविक तौर से कोरोना का संक्रमण हो गया और उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई, तो इन लोगों से कोरोना आगे नहीं फैल पाएगा। और ऐसे में कोरोना को जब ज्यादा शरीर नहीं मिलते हैं फैलने के लिए, तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, जो है लुप्त होने लगता है। तो यही हमारा पर्पस है, हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना चाहते हैं और सामूहिक डॉक्टर स्वाति, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 में हम सभी को मास्क से छुटकारा मिल सकता है। एक बहुत जरूरी सवाल, आजकल हम खबरों में देख रहे हैं कि पहले से ही कोरोना मौजूद है, नया स्ट्रेन आ जाता है, वैक्सीन तो खैर आ ही गई है जिसके लिए बहुत खुशी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये बर्ड फ्लू अचानक आ गया जो ये भी तेजी से फैल रहा है, बहुत सारे परिंदे जो है वो मर रहे हैं। तो आप इसे किस तरह से देख रही हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि पहले से कोरोना मौजूद है तो हमें और क्या एहतियात करने की जरूरत है? और आपका जवाब मैं जल्दी से चाहूंगी क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। बिल्कुल, देखिए बर्ड फ्लू को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जरूर है कि बर्ड फ्लू जो है मनुष्यों में बहुत कम फैला है। अभी तक देखें तो केवल विश्व में 240 ऐसे लोग हैं जिनको बर्ड फ्लू इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनमें ये 60% तक घातक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इतना ज्यादा नहीं जाता, लेकिन वायरस लगातार अपनी संरचना को बदलता है और ऐसे में ये एक रिस्क है। तो लोगों को खासतौर से अपनी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं और खास तौर से अभी इस वक्त क्योंकि बर्ड फ्लू का संकट हमारे सर पर मंडरा रहा है, तो लोगों को जो भी मीट है और अंडे हैं उनको कच्चा नहीं खाना है। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, यानी कि ये जो बर्ड फ्लू है इससे भी बचने के लिए एहतियात हमें वही सब करनी है, साफ सफाई रखनी है, हाथों को धोना है, बिना हाथ धोए कुछ खाना नहीं है, बिना हाथ धोए चेहरे पे हाथ नहीं लगाने हैं और मास्क तो अभी लगाना ही लगाना है। तो एहतियात सारी वही है। और जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर स्वाति और अरुणिमा सिन्हा जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।